गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। NMPS की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, प्रीवियस जो क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में जो प्रीवियस क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में हमने आपको दांत की स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था कि दांत में जो संरचना है, दांत एक शरीर का अत्यधिक कठोर पार्ट होता है जिसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। एक रूट होता है, एक उसकी नेक यानी कि मिडिल पार्ट होता है और एक उसका यानी कि क्राउन होता है। जड़ जो है तो मसूड़े के अंदर धंसा हुआ जो पार्ट है दांत का वह जड़ कहलाता है, जिसमें एक छिद्र होता है जिसे मूल छिद्र कहते हैं। इस छिद्र की सहायता से दांत में रक्त वाहिनियां एवं तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं और रक्त एवं तंत्रिकीय संवहन का कार्य करती हैं। मिडिल पार्ट की बात करें, हम नेक यानी ग्रीवा की बात करें तो यह रूट और क्राउन के मध्य में स्थित भाग होता है और मसूड़े के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ होता है। अगर हम क्राउन की बात करें तो यह दांत का सबसे शीर्ष भाग होता है। दंत सेल्स जो हैं, ओडोंटोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो डेंटिन नामक पदार्थ का स्रावण करती हैं। डेंटिन अस्थि के समान संरचना होती है। डेंटिन चारों ओर से एनेमल नामक पदार्थ जो कैल्शियम फास्फेट होता है उसके द्वारा ढका हुआ होता है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की सक्रियता के कारण दांत में वृद्धि होती है, लेकिन एक निश्चित आयु के बाद ये निष्क्रिय हो जाते हैं जिससे दांत की वृद्धि रुक जाती है। इसके बाद में हमने ग्रसनी पढ़ाई बेटा, तो मुखगुहा और ग्रसिका के मध्य में जो नलिकाकार संरचना है वह ग्रसनी कहलाती है। ग्रसनी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का सम्मिलित रूप है जो कि रेखित पेशियों से मिलकर बनी हुई होती है। ग्रसनी में यूस्टेकियन नलिकाओं के द्वारा निर्मित अनेक छिद्र होते हैं। ग्रसनी के पश्च भाग में ग्लोटिस और गुलट दो छिद्र होते हैं। गुलट जो होता है वो यानी कि ग्रसिका में खुलता है और ग्लोटिस के ऊपर एक पेशीय तंतु में संरचना एक ढक्कन पाया जाता है जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि भोजन करते समय भोज्य पदार्थ को या भोज के कण को श्वसन नली में या श्वास नली में जाने से रोकता है। अगर हम ग्रसिका की बात करें तो यह ग्रसनी और आमाशय के मध्य में एक पेशीय नलिकाकार संरचना होती है। इसमें क्रमानुसार गति पाई जाती है। इसके बाद हमने ग्रसिका की हिस्टोलॉजी ऑफ ओइसोफेगस के बारे में पढ़ा हमने। तो ग्रसिका की भित्ति में 4 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? 4 स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहला था आपका यानी कि श्रोसा, दूसरा था अनुदैर्घ्य पेशी स्तर यानी कि बाह्य पेशी स्तर, तीसरा था बेटा सबम्यूकोसा, और चौथा था आपका म्यूकोसा। 4 स्तर थे बेटा इसमें। हिस्टोलॉजी ऑफ ग्रसिका के अंदर भित्ति जो है ग्रसिका की उसमें 4 स्तर थे। सबसे बाह्य स्तर था आपका यानी कि श्रोसा। मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा कि आमाशय की औतकी में भी यही 4 स्तर हैं। तो पहले मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं ताकि आमाशय की औतकी आपके समझ में आ जाए। जो यानी कि श्रोसा स्तर है यह विसर्ग पेरिटोनियम का बना हुआ सबसे बाह्य स्तर होता है जो केवल प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। दूसरा था बेटा आपका बाह्य पेशी स्तर। इस स्तर का निर्माण बाहर से अनुदैर्घ्य पेशी से और अंदर की ओर वृत्ताकार रेखित पेशियों से इसका निर्माण होता है। तीसरा था बेटा आपका सबम्यूकोसा। ये जो स्तर है इस स्तर का निर्माण संयोजी ऊतक के द्वारा होता है और इस स्तर में रक्तवाहिनियां, लसिका वाहिनियां, श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु एवं श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं।
लास्ट जो स्तर था आपका वो म्यूकोसा स्तर है। यह सबसे आंतरिक स्तर होता है। इसके अंदर उपकला व श्लेष्मा पेशियां पाई जाती हैं। इस स्तर के द्वारा म्यूकस यानी कि श्लेष्मा का श्रावण किया जाता है। तो ये ग्रसिका की औध की थी बेटा। इसके बाद हमारा टॉपिक आया था आमाशय, यानी कि ग्रसिका आगे चलकर एक जे आकार की थैलेनुमा संरचना में खुलता है जिसे हम आमाशय कहते हैं। आमाशय उदर को हमें डायफ्राम के नीचे बाईं ओर पाया जाता है, इधर की साइड में बाईं ओर पाया जाता है। यह पेशीय एक संरचना के रूप में पाया जाता है। आमाशय की संरचना अगर हम अध्ययन किया था हमने, तो इसमें बेटा 3 पार्ट पाए जाते थे, कॉर्डियल पार्ट, दूसरा फंडस पार्ट और तीसरा था आपका पाइलोइड पार्ट। कॉर्डियल पार्ट सबसे ऊपर का भाग था बेटा। इसके अंदर एक अवरोधनी थी जिसको कॉर्डियल स्पाइनेक्टर कहते हैं। दूसरा था फंडस, ये आमाशय का मध्य भाग होता है और 80% भाग होता है। तीसरा था पाइलोइड पार्ट, यह है आमाशय का सबसे यानी कि निचला यानी पश्चिम भाग होता है। इसके अंदर भी एक अवरोधनी पाई जाती थी जिसको हम पाइलोइड स्पाइनेक्टर कहते थे। इसके बाद आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आमाशय की औध। तो आमाशय की औध के अंदर भी 4 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला पार्ट है बेटा सरोसा, सेम है। दूसरा है बाह्य पेशी स्तर, यह भी सेम है। तीसरा है बेटा सबम्यूकोसा, ये भी सेम है। और म्यूकोसा स्तर की अगर हम बात करें तो म्यूकोसा स्तर ग्रसिका के म्यूकोसा स्तर से मोटा एवं बलित होता है। औध की बात करें बेटा, हमारा टॉपिक भी यही है आहार नाल की संरचना में आमाशय की औध। तो औध की में 4 पार्ट हैं। तो म्यूकोसा जो स्तर है वो ग्रसिका के म्यूकोसा स्तर से अधिक मोटा एवं बलित होता है तथा म्यूकोसा स्तर की जो सेल्स हैं ये सेल्स स्तंभाकार होती हैं। सेल्स कैसी होती हैं बेटा? स्तंभाकार होती हैं एवं इनका जो कार्य है वो है बेटा श्लेष्मा का श्रावण करना। श्लेष्मा का श्रावण करना इनका मुख्य कार्य होता है। अब बेटा श्लेष्मा का फंक्शन क्या है, श्लेष्मा का कार्य क्या है? देखो बेटा आमाशय के अंदर अम्ल स्रावित होते हैं। अब अम्ल है तो बेटा अम्लीय माध्यम हो जाएगा। इसके अलावा अम्ल आमाशय की भित्ति को या आमाशय को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाए, इसकी सुरक्षा श्लेष्मा करती है। इसके अलावा म्यूकोसा स्तर बलित होकर नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण करता है जो कि निम्नलिखित हैं। तो आमाशय के अंदर जो ग्रंथि हैं वो 2 प्रकार की ग्रंथि हैं। एक तो है आपकी यानी कि जठरीय ग्रंथि, जठरीय ग्रंथि, और दूसरी है बेटा जठर निर्गमी ग्रंथि यानी कि पाइलोइड ग्लैंड्स। तो ये 2 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। एक ग्रंथि है आपकी यानी कि जठरीय ग्रंथि, दूसरी है जठर निर्गमी ग्रंथि। अब सबसे पहले बेटा जठरीय ग्रंथि की अगर हम बात करें तो इस ग्रंथि के द्वारा आमाशय में अम्ल का श्रावण किया जाता है। इसका करता है बेटा अम्ल का श्रावण करता है, अम्ल का श्रावण। देखो बेटा आपने पिछली क्लासों में 9th 10th के अंदर एक चीज पढ़ी होगी कि आमाशय में जो जठर ग्रंथि होता है वो है ग्रंथि जठर रस का श्रावण करता है। और जठर रस में मुख्यतः पेप्सिनोजन एंजाइम और HCl अम्ल होती है। क्या होता है बेटा? यानी कि ये जठर रस और जठर रस में मुख्यतः 2 चीज होती हैं। एक तो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है पेप्सिनोजन एंजाइम होता है और दूसरी जो चीज है वो होता है बेटा HCl हाइड्रोक्लोरिक। पेप्सिनोजन जो एंजाइम है इस पेप्सी
नोजन एंजाइम का स्रावण जाइमोजन सेल्स के द्वारा होता है, जाइमोजन सेल्स की, यानी कि बेटा जठरीय ग्रंथि में जाइमोजन सेल्स पाई जाती हैं जो कि पेप्सिनोजन एंजाइम का स्रावण करती हैं। यह एंजाइम प्रोटीन का अपघटन करता है, प्रोटीन अपघटनी एंजाइम होता है, अर्थात ये प्रोटीन का अपघटन करता है। और HCl अम्ल का स्रावण करती है अम्लजन सेल, अम्लजन सेल्स। अम्लजन सेल्स के द्वारा HCl अम्ल का स्रावण किया जाता है, जिससे आमाशय का माध्यम अम्लीय हो जाता है और आमाशय का pH हो जाएगा 1.8। कितना हो जाएगा? 8.8। अब इसका कार्य तो है प्रोटीन का अपघटन करना, जबकि HCl अम्ल का कार्य क्या है? यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, यह भोजन को सड़ने से बचाता है, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तो इस तरह से ये तो हो गई आपकी जठरीय ग्रंथि। दूसरी है आपकी जठर निर्गमी ग्रंथि। यह ग्रंथि पाइलोरिक पार्ट में पाई जाती है, पाइलोरिक पार्ट जो है उसके अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको पाइलोरिक ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। यह ग्रंथि श्लेष्मा का स्रावण करती है। किसका करती है बेटा? श्लेष्मा का श्रावण करती है और आमाशय का 20% भाग बनाने का कार्य करती है। ये आपकी आमाशय की औषधि हो गई। एक बार फिर इसको रिवाइज कर देता हूं बेटा, ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको आप यानी कि समझना। आमाशय की औषधि, तो आमाशय की भित्ति का निर्माण निम्न 4 स्तरों से होता है। पहला स्तर है आपका सिरोसा, विसर्ग पेरिटोनियम का बना हुआ होता है और इसका निर्माण केवल प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक से होता है। बाह्य पेशी स्तर, तो इस स्तर का निर्माण बाहर से तो हृदय पेशी से और अंदर से इसका निर्माण वृत्ताकार रेखित पेशियों से होता है। ये जो सबम्यूकोसा है, इस स्तर का निर्माण संयोजी ऊतक से होता है। इसमें लश्का वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिक तंतु और श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। म्यूकोसा जो स्तर है बेटा, म्यूकोसा स्तर ग्रस्का के म्यूकोसा स्तर से अधिक मोटा होता है एवं यानी कि बलित भी होता है। और म्यूकोसा स्तर की जो सेल्स हैं वो स्तंभाकार होती हैं और यह स्तर श्लेष्मा का स्रावण करता है। किसका करता है बेटा? श्लेष्मा का स्रावण करता है, जो कि आमाशय की छपी ना हो उसकी सुरक्षा करता है। म्यूकोसा स्तर बलित होकर नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण करता है। ये ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है बेटा जठरीय ग्रंथि और दूसरी है आपकी जठर निर्गमी ग्रंथि। अब अगर हम जठरीय ग्रंथि की अगर हम बात करें तो बेटा जठरीय ग्रंथि का मुख्य कार्य है आमाशय में अम्ल का स्रावण करना। अब बेटा जाइमोजन जो सेल्स हैं, ये जाइमोजन सेल्स पेप्सिनोजन एंजाइम का स्रावण करती हैं, जो कि प्रोटीन अपघटनी एंजाइम होता है, अर्थात प्रोटीन का अपघटन करता है। और अम्लजन सेल्स जो हैं, ये सेल्स HCl अम्ल का स्रावण करती हैं और ये HCl अम्ल जो है ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जीवाणुओं से सुरक्षा करती है। इसका उच्च pH मान 1.8 होता है। दूसरी ग्रंथि है बेटा जठर निर्गमी ग्रंथि। यह ग्रंथि पाइलोरिक पार्ट में पाई जाती है और श्लेष्मा का स्रावण करती है। यह ग्रंथि आमाशय का 20% भाग बनाती है। तो ये आपकी आमाशय की औषधि हो गई बेटा। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। आपके समझ में नहीं आता है तो मैं बार बार कहता हूं कि आप पर्सनल नंबर पर कमेंट्स कर सकते हैं। आपका कोई कमेंट्स नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, तो मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ रहा है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है
वो है बेटा छोटी आंत। कौन सा है बेटा? छोटी आंत। अब छोटी आंत के बारे में पढ़ लेते हैं हम। बेटा हमने आहार नाल की जो संरचना पढ़ रहे हैं, तो आहार नाल की जो संरचना है उसके अंदर मुख्य रूप से मुखी गुहा, ग्रसनी, ग्रस्का, आमाशय और अगला जो पार्ट है वो है बेटा छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की बात अगर हम करते हैं तो आमाशय का जो अंतिम भाग है वह अंतिम सिरे पर, आमाशय का अंतिम भाग कौन सा भाग बेटा? पाइलोरिक पार्ट। आमाशय का अंतिम भाग अंतिम सिरे पर, यानी जो अंतिम सिरा है इसका, उस पर एक नलिकाकार संरचना में आकर खुलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं बेटा कि आमाशय आगे चलकर एक नलिकाकार संरचना में खुलता है जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। आमाशय आगे चलकर एक नलिकाकार संरचना में खुलता है जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत की लंबाई की अगर हम बात करें, छोटी आंत की लंबाई 3 मीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 3 मीटर होती है। लेकिन मृत्यु होने पर इसके अंदर शिथिलन हो जाता है और शिथिलन होने से इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर हो जाती है। अब बेटा मृत्यु के, ये तो बेटा जीवित व्यक्ति के अंदर इसकी लंबाई 3 मीटर होती है, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसके अंदर शिथिलन हो जाता है और शिथिलन के कारण इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर हो जाती है। छोटी आंत के अंदर निम्नलिखित 3 भाग होते हैं बेटा। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। छोटी आंत की संरचना का अगर हम अध्ययन करते हैं तो इसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है ग्रहणी, ये सबसे ऊपर का पार्ट है बेटा। दूसरा है बेटा मध्यांत्र, ये मध्य का पार्ट है बेटा। और तीसरा होता है बेटा क्षुद्रांत, इलियम, ये सबसे आगे। इसकी लंबाई बेटा 25 सेंटीमीटर होती है, इसकी लंबाई 1 मीटर होती है, इसकी लंबाई 1.75 मीटर होती है। तो अगर टोटल करते हैं हम तो इसकी लंबाई 3 मीटर हो जाएगी बेटा। देखो 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होगी बेटा? 3 मीटर। दोबारा से सुनो बेटा, आमाशय आगे चलकर एक नलिकाकार संरचना में खुलता है। अगर हम ये कह सकते हैं बेटा कि आमाशय का जो अंतिम पार्ट है, यानी कि पाइलोरिक जो पार्ट है, वह आगे एक नलिकाकार संरचना में खुलता है। इस नलिकाकार संरचना को हम छोटी आंत कहते हैं। जीवित व्यक्ति के अंदर छोटी आंत की लंबाई 3 मीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 3 मीटर। लेकिन मृत्यु के बाद इसमें शिथिलन हो जाता है जिससे इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर हो जाती है। छोटी आंत की संरचना की बात करें बेटा हम, तो इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है बेटा ग्रहणी, दूसरा भाग है मध्यांत्र और तीसरा पार्ट है इसका क्षुद्रांत। अब ग्रहणी की बात करें, सबसे पहला पार्ट ले लेते हैं ग्रहणी। देखो यह छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग एवं यू आकार की संरचना में पाया जाता है। ये सबसे ऊपरी पार्ट है बेटा, ऊपरी एवं प्रथम पार्ट भी कह सकते हैं इसको हम। तो यह छोटी आंत का ऊपरी एवं प्रथम पार्ट होता है जो कि यू आकार का होता है। कैसा होता है बेटा? यू आकार का होता है। यह स्थिर होता है। कैसा होता है बेटा? स्थिर। यह स्थिर पार्ट है बेटा, यानी कि ये गतिशील नहीं होगा। ग्रहणी की बात करें तो ध्यान से सुनिए आप। तो छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी 25 सेंटीमीटर का,
मध्यांत 1 मीटर का और क्षुद्रांत 1.75 मीटर का होता है। ग्रहणी की अगर हम बात करें तो यह छोटी आंत का प्रथम एवं ऊपरी भाग होता है जो कि यू आकार की संरचना में पाया जाता है। यह स्थिर भाग होता है। इसके अंदर अग्नाशयी नलिका और पित्ताशयी नलिका यानी कि अग्नाशय ग्रंथि से आने वाली नलिका और पित्ताशय से आने वाली नलिका ग्रहणी भाग में ही खुलती है। कहां खुलती है बेटा? ग्रहणी भाग में खुलती है। अग्नाशय नलिका अग्नाशय रस को लाएगी यानी कि पाचक रस को लाएगी और पित्ताशय जो नलिका है यह पित्त रस को लाकर ग्रहणी के अंदर छोड़ देती है। अर्थात भोजन का जो पूर्ण पाचन होगा वो आपका छोटी आंत में होता है। कहां होता है? छोटी आंत। दूसरा पार्ट है बेटा मध्यांत्र। मध्यांत्र है बेटा मध्य आंत संधि विच्छेद। तो यह छोटी आंत का मध्य एवं कुंडलित कैसा होगा बेटा? कुंडलित होगा और गतिशील पार्ट होगा। कैसा होगा? गतिशील भाग होगा। यह छोटी आंत का मध्य कुंडलित एवं गतिशील भाग होता है। तीसरा पार्ट है बेटा क्षुद्रांत। कौन सा है बेटा? क्षुद्रांत। तो यह छोटी आंत का सबसे निचला एवं कुंडलित भाग होता है। ये सबसे निचला हो गया बेटा, अंतिम निचला कह सकते हैं या हम इसको अंतिम कह सकते हैं। अंतिम है गतिशील होता है। कैसा होता है? गतिशील होता है। इलियम के अंदर यानी कि क्षुद्रांत के अंदर उंगलियों जैसे अनेक प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मांकुर कहते हैं। माइक्रोबिलाई सूक्ष्मांकुर कहते हैं जो कि भोजन के लिए अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल प्रदान करने का कार्य करते हैं। यानी कि भोजन का जो पाचन हो गया उस पचित भोजन के लिए ये सतही क्षेत्रफल प्रदान करते हैं जहां से इसका अवशोषण करके और रक्त में छोड़ दिया जाता है। तो ये बेटा आपकी छोटी आंत हो गई। दोबारा सुन लीजिए। आमाशय आगे चल या आमाशय का अंतिम सिरा एक नलिकाकार संरचना में खुलता है जिसे हम छोटी आंत के नाम से जानते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर या एक जीवित व्यक्ति के अंदर छोटी आंत की लंबाई 3 मीटर होती है, लेकिन मृत्यु के बाद इसमें शिथिलन हो जाता है जिसके कारण इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर हो जाती है। किताब के अंदर आपको 7 से 8 मीटर भी इसकी लंबाई मिल सकती है। छोटी आंत की संरचना की अगर हम बात करें तो छोटी आंत की संरचना में 3 भाग होते हैं बेटा। सबसे पहले ग्रहणी है, फिर मध्यांत्र है और फिर आपका क्षुद्रांत है। सबसे पहले ग्रहणी की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। सबसे यानी कि प्रथम भाग होता है, यू आकार की संरचना में पाया जाता है और स्थिर भाग है। कैसा है? स्थिर भाग। इसी भाग के अंदर यानी कि ग्रहणी में ही अग्नाशय नलिका और पित्ताशय नलिका दोनों आकर खुलती है। अग्नाशय नलिका तो बेटा पाचक रसों का श्रावण पाचक रस लाएगी और पित्ताशय जो नलिका है वो पित्त रस को लाकर ग्रहणी के अंदर छोड़ देती है और जिससे क्या है? भोजन का पाचन, संपूर्ण पाचन, आंशिक पाचन, अपूर्ण पाचन आमाशय में होता है, लेकिन पूर्ण पाचन वो छोटी आंत की ग्रहणी भाग के अंदर हो जाता है। मध्यांत की बात तो ये बेटा 1 मीटर इसकी लंबाई होती है, मध्य भाग है और कुंडलित है और गतिशील पार्ट होता है। तीसरा बेटा क्षुद्रांत की बात करें हम, इसकी लंबाई 1.75 यानी 1 मीटर 75 सेंटीमीटर होती है
अंतिम पार्ट है, गतिशील है और इसमें उंगलियों जैसे अनेक प्रवर्त पाए जाते हैं जिन्हें सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई कहते हैं। ये माइक्रोविलाई पचित भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल उत्पन्न करती है या सतही क्षेत्रफल यानी कि उसके लिए उपलब्ध कराती है। अब हम छोटी आंत की औतकी की अगर हम बात करें तो छोटी आंत की औतकी की बात करें हम तो छोटी आंत की जो औतकी है इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4 पार्ट होते हैं। वही बेटा सिरोसा है, दूसरा आपका बाह्यपेशी स्तर है, तीसरा आपका सबम्यूकोसा है और चौथा आपका म्यूकोसा है। छोटी आंत की औतकी छोटी आंत की जो भित्ति है बेटा तो इसकी भित्ति में 4 स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहला है बेटा आपका सिरोसा, वही वाले पार्ट है बेटा हिस्टोलॉजी में सब। दूसरा पार्ट है बेटा अनुदैर्घ्य पेशी स्तर अर्थात बाह्य पेशी स्तर। तीसरा पार्ट है बेटा आपका सबम्यूकोसा और चौथा पार्ट है आपका म्यूकोसा। 4 पार्ट है, सिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। देखिए बेटा वही सिरोसा है, वही बाह्य पेशी स्तर है, लेकिन सबम्यूकोसा और म्यूकोसा ध्यान से सुनो बेटा, हिस्टोलॉजी को बड़े ध्यान से समझना। सबम्यूकोसा और म्यूकोसा दोनों स्तर बलित होकर 8 mm के बलनों का निर्माण करती है। सबम्यूकोसा और म्यूकोसा दोनों स्तर बलित होकर 8 mm के बलनों का निर्माण करते हैं। इन बलनों को केन करेंगे वलन कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है बेटा, केन करेंगे वलन किसे कहते हैं? 1 नंबर का प्रश्न है बेटा, केन करेंगे वलन बोर्ड में पूछ लिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मोस्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का। तो छोटी आंत के सबम्यूकोसा और म्यूकोसा स्तर बलित होकर 8 mm के बलनों का निर्माण करते हैं। इन बलनों को हम केन करेंगे बलन कहते हैं। केन करेंगे बलनों के ऊपर, केन करेंगे बलनों के ऊपर इनकी जो भित्ति है उसके ऊपर 1 mm के उंगलियों जैसे उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को हम रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रसांकुर। इंग्लिश में कहते हैं बेटा बिलाई। क्या कहते हैं? बिलाई। केन करंट के बलनों के ऊपर 1 mm के उंगलियों जैसे अनेक उभार यानी प्रवर्त पाए जाते हैं। इन उभारों को हम रसांकुर कहते हैं। प्रत्येक रसांकुर में स्तन केशिकाएं, लसिका केशिकाएं, रक्त केशिकाएं इत्यादि पाई जाती हैं। ध्यान से सुनो बेटा, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा स्तर बलित होकर 8 mm के बलनों का निर्माण करते हैं। इन बलनों को हम केन करेंगे बलन कहते हैं। केन करेंगे बलन के ऊपर 1 mm के अनेक उंगलियों जैसे उभार पाए जाते हैं जिन्हें रसांकुर या बिलाई कहते हैं।
प्रत्येक रसांकुर में स्तन्य केशिकाएं, लसिका केशिकाएं, रक्त केशिकाएं इत्यादि संरचनाएं पाई जाती हैं। रसांकुर की उपकला कोशिकाओं पर, रसांकुर की उपकला कोशिकाओं पर एक म्यूएम, एक माइक्रोमीटर म्यूएम के 1000 सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। इन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं बेटा, इन्हें विलाई। सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मांकुर ब्रश बॉर्डर का कार्य करते हैं, ब्रश बॉर्डर का कार्य करती हैं। ब्रश बॉर्डर यानी कि सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्र। जो पचित भोजन है उस पचित भोजन को अवशोषित करने के लिए ये सतही क्षेत्रफल उपलब्ध कराते हैं। क्षुद्रांत जो भाग है, छोटी आंत जो इलियम भाग है क्षुद्रांत, उसके अंदर सबसे ज्यादा सूक्ष्मांकुर और रसांकुर पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा औद्योगी के अंदर आपके सामने कुछ भी नहीं। दोबारा से समझो बेटा, छोटी आंत को समझा देता हूं कि आमाशय का अंतिम सिरा एक छोटी नलिकाकार संरचना में खुलता है जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, जिसकी लंबाई 3 मीटर होती है। इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं बेटा, ग्रहणी, मध्यांत और क्षुद्रांत। हम औद्योगी की बात करें, हम हिस्टोलॉजी की बात करें हम, तो हिस्टोलॉजी में 4 भाग होते हैं बेटा, सिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, ध्यान से सुनो बेटा, धीरे धीरे समझा रहा हूं। सबम्यूकोसा और म्यूकोसा बलित होकर 8 mm कुछ बलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें केन करेंगे बल कहते हैं। केन करेंगे बल के ऊपर 1 mm के उंगलियों जैसे उभार पाए जाते हैं, जिन्हें हम रसांकुर या बिलाई कहते हैं। रसांकुर में स्तन्य केशिकाएं, लसिका केशिकाएं, रक्त केशिकाएं इत्यादि पाई जाती हैं। प्रत्येक रसांकुर की उपकला कोशिका के ऊपर या उपकला कोशिका में एक म्यूएम के 1000 सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जो कि ब्रश बॉर्डर का कार्य करते हैं। रसांकुर और सूक्ष्मांकुर दोनों पचित भोजन के लिए सतही क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं, जिससे पचित भोजन का अवशोषण सही ढंग से हो जाए। छोटी आंत का जो क्षुद्रांत है उसके अंदर माइक्रोविलाई सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई बेटा, औद्योगी हो गई। इसके अलावा 1 नंबर का क्वेश्चन एक और है, ध्यान से सुनिए आप, कि लीवर कुन कर्तकाएं किसे कहते हैं? पेनेथ पेज, पेयर्स पेचेट। पेयर्स पेचेट क्या है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहां बन रहा है और 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन रहा है। कहीं करके हम क्या कहेंगे, हम आंसर कैसे लिखेंगे कि छोटी आंत सबम्यूकोसा म्यूकोसा स्तर बलित होकर 8 mm के बलों का निर्माण करता है, जिसे हम केन करेंगे वर्णन कहते हैं। और 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका पेयर्स पेचेट क्या है? तो क्षुद्रांत जो है, क्षुद्रांत में लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो म्यूकोसा स्तर है आपका, सबम्यूकोसा जो स्तर है, इसमें लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों को हम पेयर्स पेचेट के नाम से जानते हैं।
तो ये 2 क्वेश्चन हैं आपके, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, तो इनमें आपकी कोई भी समस्या नहीं है। अब आगे जो टॉपिक है इसके बाद वो है आंत ग्रंथियां। आंत की ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, इसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। इसके बाद आपका यानी कि बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद रेक्टम यानी कि मलाशय और गुदा, और फिर आपकी बड़ी आंत की हिस्टोलॉजी। इसके बाद में आहार नाल की जो संरचना है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। तो आप यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको आप दोबारा से मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करा। धन्यवाद।